इतना ही आपसे मैं विनंती करता हूँ। माइनॉरिटीज के बहुत सारे मुद्दे हैं, अगली सभा में आपके सामने रखेंगे और मुझे आपसे मैं अनुमति लेते हुए, आदरणीय प्रज्ञाताई से अनुमति लेते हुए मुझे आगे एक मीटिंग में जाना है ताई, इसलिए मैं आपसे भी अनुमति लेता हूँ और मुझे जाने की। प्रज्ञाताई और अपने होने वाले रूपाली ताई और पूरे पंच कमेटी के मेम्बरान को सबको आदर व्यक्त करते हुए हमारे दिलीप राव जी, मुजीब सेठ, पूरा आबिद भाई, अनिल सेठ नेनवानी जी, हमारे ब्रिजलाल जी यादव साहब, हमारे जगजीत सेठ, वो सब पूरा मंच व एवं पूरे मेरे मुसलमान भाइयों सबको आदाब नमस्ते। देखिए, अभी काफ़ी सारे मसले मसाइल आपके सामने आए हुए हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक आपको सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। एक बात ख्याल में रखिए, अगर जन्नत के बाद पूरी दुनिया में कोई अगर अच्छी चीज़ होगी तो वो हिंदुस्तान है। आप समझ के लीजिए, 140 करोड़ की कौम और सैकड़ों जात के लोग वहाँ रहते हैं और इतने अमन चैन से रहते हैं। ये ना दारुल हरब है ना दारुल इस्लाम है, ये सिर्फ दारुल अमन है। तो इसलिए मैं सबसे चाहता हूँ कि आप सब जब अपन इस चीज के तरफ तवज्जो देते हैं तो अपन ने ये चीज सोचना चाहिए कि जो शक्ति, जो ताकत, हमारे निहाल भैया ने बोले कि अभी जो शक्ति, जो ताकत इस सब कायनात को डिस्टर्ब करने के पीछे लगे हैं, उनको अपने को विरोध करना पड़ेगा। मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, कभी भी मजलिस का एक मसला रहता था कि हमारा शादी खाना होना, हमारा ये होना, हमारे भाइयों ने बोले, राजा सेठ ने हमारे इन्होंने कि हमारे गाड़ी, अरे ये बहुत छोटी चीज है। अपन अगर एक ताकत से पुलिस स्टेशन पे गए तो उनकी औकात नहीं है कायदे में बैठ के हम अपनी बात करें। अगर एक ताकत से और कायदे में लेके बैठे तो उनकी औकात नहीं, लेकिन अपने को कायदे में रहना पड़ेगा। ये बहुत छोटी चीज है, लेकिन असल चीज ये है कि अपने को किसको चुना के लाना है। ये जब मैंने खुद ने भी, हमारे भाई साहब ने भी फॉर्म भरा था, तो दीनदारी के सब लोगों को मैंने बुलाया था एक दिन शाम को मीटिंग को, और सबसे इजाजत ली थी और सबने यही बोले कि नूर वसीर साहब भी साथ में थे, हमारे समस्या थे। उन्होंने बोला था, अप्पा साहब जो ऊपर से फतवा आएगा और जो भी हमारे ऊपर से जवाबदार लोग देंगे उसके हिसाब से हम इस टाइम काम करने वाले हैं। वो ऐसा क्यों बोले? उनको जो उलमा इकराम है उनको इसमें आने की जरूरत क्यों पड़ रही सियासत में? ये असल बात है कि ये जो लोग जो नाजायज काम कर रहे हैं, जो चीज, जो कौम को, जो उम्मत को तकलीफ का काम दे रहे हैं लोग और सबको लड़ाने का काम कर रहे हैं, ये चीज नहीं होना चाहिए। इसलिए अपन किसको चुना के लाना, ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं। आपको हम सब काम करते, अपन सोचो, मैं हरदम कभी भी जमाते इस्लामी में हमारे वसीम साहब मेरे को काफी बार तकरीर करने के लिए बुलाते। मैं बोलता हूँ आजम कॉलोनी में अगर सुरेश अप्पा जाके रहा, शिवाजी नगर में हमारे महबूब सेठ का घर रहा, 7 घर इस्लाम में इधर से 7 घर इधर से अगर अपन रहे तो एक दूसरे के आदमी क्या सेवा करेंगे, इसका कोई गिनती नहीं है। लेकिन आजम कॉलोनी में अपन लिमिटेड होके जा रहे हैं, ये कॉलोनी में हिंदू लोग रह रहे हैं, इसलिए एक दूसरे की तकलीफ किसको अभी जानकारी लेने की वो नहीं पड़ रही। क्यों? तो भाई हम अलग रह रहे हैं, अपने को एक जगह रहना पड़ेगा, एक दूसरे की तकलीफ, एक दूसरे को जान। हमारे बचपन में हम स्कूल में पढ़ते थे, हमारे को कभी ये सेकुलरिज्म जहन था, हमारी ये चीजों में हमारे में जहन में थी नहीं चीजें। ये अभी कुछ भी बच्चे पड़े हो गए कि 2-4% ये कौम में के, 2-4% मुस्लिम, 2-4% हिंदू में के बच्चे पूरे 95-96% को खराब करने को निकले वाले, उसको अपने को गिराना है नीचे। और अगर अपन ये नहीं सोचेंगे, ये जो चीजें अभी सब कौम ने बोले वाले, हमारे नियाज भैया ने भी बोले, अरे आजकल तो इतने सुविधा है शासन के, तुम इतने सुविधा है कि तुम कोई भी काम कर सकते, इतना इजी है अपने में। मैं तो हरदम तकलीफ देते हुए एक बात बोलता हूँ, ये लगता बाद में काउंटिंग करते कितना टैक्स भरना है बोलते, लेकिन अपनी मुसलमान एक ऐसी कौम है कि ज़कात के माध्यम से पूरा टैक्स भरते, जिसको मंगने का काम नहीं है। किसी को पैसे टैक्स में इनकम टैक्स ऑफिसर रेट डाल के पैसे वसूल करने के लिए, टैक्स के पैसे मांगने के लिए आता, लेकिन मुसलमान कौम में खुद के जेवरात, खुद के पैसे गिन के ज़कात देने की जिसकी तैयारी रहती, ऐसी कौम को कोई सलाह देने का काम नहीं है मुझे ऐसा। और मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ बार बार कि ऐसे जो ताकत है, ऐसे जो लोग हैं, इनको इनकी जगह दिखाना पड़ेगा। चाहे रूपाली ताई के माध्यम से बोलो, या हमारे प्रज्ञाताई, हमारे राजू भाऊ के हाथ के नीचे प्रज्ञाताई तैयार हुए, वो खुद अपने काउंसिल में, पार्लियामेंट में 2 बार उनको रिवार्ड मिलने वाला है।
आप ये सोचिए कि आप ये जो लोग अपने को राजमहल छोड़ के गए तो भी ताई अपने साथ ताकत से अपने साथ, उनको सोचिए छोटा सा बच्चा उनकी बच्ची छोटे लेके दोनों को ताकत से अपने साथ है। ऐसे लोग अपने साथ ताकत से रहने के बाद अपने को कोई चीज की जरूरत नहीं। लेकिन बार बार मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि तुमको जैसा सब कौम ने मेरे को उस दिन बैठ के बोली थी कि आपा साहब अपने को इस टाइम वापस लेना है, सब कौम का सबका इरादा है। मैं बोला बिल्कुल हरदम, मैं 3 पीढ़ियों से हमारे दादाजी रहो हमारे पिताजी रहो हम कौम के साथ रहने वाले लोग हैं, इसलिए हम कौम के साथ ही रहने वाले, इसमें कोई शक नहीं है। ये हिंदुस्तान है। अभी जो लोग बोल रहे थे 15 दुकानों का सिलसिला, पहले तो हमारे दादाजी को ये पूरी दोनों की लाइनें मेरे ख्याल से जब दी गई, बाद में भी एक अपन ये चीजें एक्चुअली इनकी नहीं है, ये काउंसिल की चीजें है। अपन ने अगर उसमें नियम बना लिए कि भाजी मंडी में दूसरे कोई आदमी को तरकारी बेचने के सिवाय दुकान मिलेंगे नहीं, तभी बात ही नहीं। और तरकारी बेचने वाला आम आदमी है जिसको मुख्तसर पैसे में सब चीजें करना पड़ता, उसको अगर 25 लाख 20 लाख की दुकान लेने का काम पड़ेगा तो 500 2,000 के तरकारी में क्या करेंगे? ये अहम बात है, ये सब चीजें समझने की बात है। अब सब जो बार बार मैं वही बात बोलूंगा, और हम जब काम करते हैं कि हमारे साथ में महबूब सेठ है, हमारे लाला है, काफी सारे अपने कौम के लोग हैं, और एक ताकत से एक जान से हम काम करते बल्दिया में भी। और हम ऐसा फक्र महसूस होता हमारे छोटे भाई महबूब सेठ सही में कंधे को कंधा कहीं पे भी, लाला रहो हमारे मुजीब सेठ रहो कुरैशी साहब, हर आदमी अपने कौम से जितने भी लोग हैं हमारे साथ में, अनिल सेठ के साथ में, सब एक ताकत लगा के जान लगा के काम करते आ रहे हैं। और दूसरी बात, अभी कुछ लोगों ने उनका तारुफ किया, मुझे तो ऐसा लगता है कि साहेबराव पटेल साहब की खानदान को कोई तारुफ का मोहताज नहीं है। पीढ़ियों ने पीढ़ियों 2, 3, 30, 40 साल से वो बेचारे अपने हिंगोली की सेवा करते आ रहे हैं, और इस तरह से उनको ये टाइम अपन ने चांस देना चाहिए। और शासन का जो ये है एजेंडा स्त्री सशक्तिकरण का, उसमें भी वो बैठते हो 50% आरक्षित है, तो इस टाइम सब लोगों ने उनको क्या बोले, सत्ता से बोले। अच्छा ठीक है, चलो माफी चाहता